हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? सुमन, आरुषि शर्मा, साबिया खान, पुनीत कुमार शर्मा, इनहाज नाज, प्रिया बिश्नोई, पवन चाहर, दीपिका कुमारी, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। राहुल तोमर, और बताओ। हम्म, शोभा, डिम्पल चौधरी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। 10 फरवरी वाली क्लास नहीं मिल रही है? 10 फर अच्छा सर, फ्राइडे की क्लास नहीं मिल रही है। नहीं नहीं, फ्राइडे की मिल जाएगी आपको, फ्राइडे की क्लास हुई थी अपनी। अस्सलाम वालेकुम साबिका जी, शुभिका शेखावत, राज किरण जी, अमित, अरविंद, अरविंद गरासा आज पहली बार आया है क्या बालक? कोमल कुमावत, सुदेश फौजदार, सुनील कुमार। और बताओ बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? रिवीजन हो रहा कि नहीं हो रहा आप लोगों का? अरे अरे, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? हम्म सैटरडे को नहीं ली थी, फ्राइडे को क्लास ली थी आपकी बात है ना? सैटरडे संडे नहीं ली थी मेरे प्यारे डियर। मोनिका नंबरदार, आपका डाउट कौन सा था? पिछले 2 दिन में मेरे पास कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आया मैं नहीं देख रहा था भाई, है ना? थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब आज जाके काफी सुधार हुआ है। टॉपिक वाइज टेस्ट से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, है ना? जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। वो टेस्ट ऐसे मान लो, आप जितनी डिले हो रही है उतनी मजबूत बन रही है, आप घबराओ मत उसके बारे में, है ना? विजय मीना जी, राम राम जी, राम राम सभी को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं शुरू हम आगे के इस प्यारे से सेशन को। अगर किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को कुछ पूछना है जो हमने अब तक पढ़ाया है, लास्ट क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में संयुक्त बैठक के बारे में बातें की थी, और संयुक्त बैठक के बाद में मैंने आप लोगों को वीटो पावर भी बताया था कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। एक आत्यांतिक वीटो, एक निलंबनकारी वीटो और एक पॉकेट वीटो। ठीक है ना? हाँ, कोई नहीं मोनिका, मैं बता दूंगा आपको बेटा, मैं बता दूंगा मेरे डियर, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है जी, है ना? अब देखो, अब जहां से कल छोड़ा था ना, वहीं से लिखो आप आर्टिकल 123। आर्टिकल 123, इसमें लिख लो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। लो जी साहब, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर ये अध्यादेश क्या होता है? ये अध्यादेश जो है ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? और राष्ट्रपति इस अध्यादेश को कब जारी करता है? राष्ट्रपति इस अध्यादेश को कब जारी करता है? थोड़ा सा समझना, फोकस करना, यहाँ से कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन है, वो पूछा गया है। पहले तो अगर मैं बताऊं कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, तो प्यारे बच्चों उस समय जारी करता है राष्ट्रपति अपना अध्यादेश कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। मैंने आप लोगों को आर्टिकल 85 में बताया था कि 3 प्रकार के सत्र होते हैं हमारे देश में, 3 प्रकार के सेशन होते हैं। एक बजट सेशन होता है या बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकाल सत्र होता है। उनका टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, और फिर मैंने बोला था कि इस टाइम के अंतर्गत अगर हमें कोई भी रूल एंड रेगुलेशन की आवश्यकता होती है तो हमारी संसद हमारे लिए कानून बनाती है। लेकिन जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस कंडीशन के अंतर्गत हम लोगों को किसी कानून की आवश्यकता है,
है ना? भाई संसद का सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में हमें किसी कानून की आवश्यकता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तो क्या सर इस अध्यादेश को वही शक्ति होगी जो हमारी संसद कानून बनाएगी? हाँ, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को वही पावर होगा जो हमारी संसद कानून बनाती है। ठीक है। सर राष्ट्रपति किसी भी मामले के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? नहीं। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिन मामलों में हमारी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जिस हिसाब से हमारी पार्लियामेंट को कानून बनाने का राइट्स है और आपको पता है हमारी संसद के पास कानून बनाने की अथाह शक्ति है, उन सभी शक्तियों के ऊपर राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। दोनों को बराबर पावर होगा। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश हमेशा हमेशा के लिए लागू नहीं रहेगा। तो कब तक लागू रहेगा? जैसे ही राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और उसके बाद में संसद के द्वारा अगर सत्र शुरू हो गया, तो सत्र के शुरू होने की पहली बैठक से 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रहेगा। अब तुम बोले सर एक बार दोबारा बताना, समझना तुम लोग कि मान के चलो कि आज राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। आज 13 अक्टूबर है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, ठीक है साहब। और अक्टूबर बाद में मान लो 13 नवंबर का एग्जांपल दे दो, 13 नवंबर से हमारी संसद का जो सत्र है वो वापस आ गया, शीतकालीन सत्र आ गया नवंबर में। अब जिस दिन संसद के सत्र की पहली बैठक होगी ना, उस दिन से लेकर के आने वाले 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश रहेगा। अब या तो उन 6 सप्ताहों के अंतर्गत उस अध्यादेश का दोनों सदनों में अनुमोदन करके उसको कानून बना दिया जाए, तो वो कानून बन जाएगा। अगर उसको किसी भी प्रकार से कानून नहीं बनाया, तो 6 सप्ताह बाद में स्वतः ही वो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? ठीक है साहब, लिखो आप, है ना? लिखो कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, है ना, उस हिसाब से लिख लेते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। जब संसद का सत्र या जब संसद सत्र में ना हो, ऐसे लिख लो, जब संसद सत्र में न हो, तो ऐसी परिस्थिति में किसी कानून की आवश्यकता हो, किसी कानून की आवश्यकता हो, कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। लो जी साहब, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से यह अध्यादेश जारी नहीं करता है ना? राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है, ये जो मंत्रिपरिषद बोलती है वही काम करता है ना? जारी करेगा। लो जी साहब, ये हमने लिख लिया कि भैया जब संसद सत्र में न हो, तो ऐसी परिस्थिति में किसी कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। जैसे कोविड काल चल रहा था, कोरोना चल रहा था। अब कोरोना के अंतर्गत आप सब लोगों को पता है कि भाई हमारे संसद की बैठक को बुलाना संभव नहीं था, है ना? और उस कंडीशन में हमें एक कानून की आवश्यकता पड़ी थी। आपको पता होगा कि 2 या 2 से अधिक लोग आपस में आप साथ नहीं चलेंगे। शादी विवाह के अंतर्गत शादी में 50 लोगों से ज्यादा, किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कोई किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालना है। ऐसी खूब चीजें सुनी थी ना आप लोगों ने। तो वो एक अध्यादेश आया था, वो संसद का कानून नहीं था, बाद में आगे जाकर के उसको कानून बनाया गया था दोस्तों। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। तो पहली बात तो हो गई कि ये अध्यादेश है, ये जारी कब होगा। अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि इसका पावर क्या होगा, तो लिखो, अध्यादेश में वही शक्ति होगी, अध्यादेश में वही शक्ति होगी, वही शक्ति होगी जो संसद द्वारा बनाए गए कानून में है।
जो संसद द्वारा बनाए गए बनाए गए कानून में बनाए गए कानून में है मेरे दोस्त। लो जी साहब, क्या बोला हमने? मैंने बोला कि अध्यादेश में वही शक्ति होगी जो संसद द्वारा बनाए गए कानून में है। अब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसका पावर कम होगा और संसद का जो कानून बनाया हुआ है उसमें पावर ज्यादा होगा, नहीं, दोनों में बराबर पावर होगा। ठीक है साहब, ठीक है जी। फिर लिख लो, राष्ट्रपति अध्यादेश उन्हीं मामलों पे जारी कर सकता है जिन मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार है ना? राष्ट्रपति अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश उन्हीं मामलों पर जारी करता है उन्हीं मामलों पर जारी करता है जिन मामलों पर जिन मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। बनाने का अधिकार है। लो जी साहब, यानी जहां संसद कानून बनाएगी वहां राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकेगा दोस्तों। ठीक है? हाँ, दो मुद्दों पर विधि बनाता है, संघ सूची और समवर्ती सूची। मुस्कान जी, हाँ, ठीक है जी। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता अध्यादेश है ये मेरे प्यारे बच्चों। लो साहब, इसमें किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अब एक चीज आती है कि सर अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी होगी, है ना? तो यहाँ लिखेंगे कि अध्यादेश वैसे तो देखो अध्यादेश की अधिकतम जो वैलिडिटी होती है वो तो 6 महीने की होती है कि भाई आज 13 अक्टूबर को अध्यादेश जारी किया है तो 13 अक्टूबर बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 12 अप्रैल को 6 महीने हो जाएंगे। तो 12 अप्रैल को ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि संसद का सत्र शुरू होगा तो वहां से 6 सप्ताह तक ही ये माना जाएगा। या तो उस 6 सप्ताह के अंत इसको कानून बना दिया जाता है या मेरे प्यारे बच्चों उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है? तो आगे लिख लो आप, इसके अंतर्गत लास्ट लाइन लिख लो कि अध्यादेश संसद के वापस सत्र में आने से कि अध्यादेश अध्यादेश संसद के पुनः सत्र में आने पर पहली बैठक से संसद की पहली बैठक से संसद की पहली बैठक से 6 सप्ताह तक इसकी वैधता रहेगी। इसकी वैधता रहेगी। लो जी साहब, 6 सप्ताह तक वैधता रहेगी और संसद चाहे तो इसको दोनों सदनों से अनुमोदन करके कानून भी बना सकती है, ये भी लिख लो, रहेगी। और संसद चाहे तो, मैं अपनी भाषा में लिखा रहा हूं आपको एकदम साधारण भाषा में, और संसद चाहे तो दोनों सदन कौन कौन से हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से अनुमोदन लेकर अनुमोदन लेकर इससे कानून भी बना सकती है। कानून भी बना सकती है। लो जी साहब, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, अब लिखो आप लोग इसमें। हाँ जी साहब, अब मैं थोड़े से कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों को एक बार अध्यादेश से संबंधित। ये अध्यादेश अपना कंप्लीट होता है और अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछूंगा
कि जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मान लो संसद का लोकसभा सदन है वो तो 70 में चल रहा है लेकिन राज्यसभा 70 में नहीं चल रहा है। क्या उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पावर है? बताना देखिए एक बार। एक मेरा दोस्त है, कौन है, पूछा कि अध्यादेश क्या होता है? बेटा अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है, यही तो पढ़ा है मैंने। ये तो वही बात हो गई इंशा कि पूरी रात रामायण देखी, सुबह पूछा कि साहब रावण को किसने मारा? लेट आए हो क्या आप क्लास के अंतर्गत? मेरे दोस्त मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है। पहले यहाँ से थोड़ा-सा मैं फाउंडेशन बना के बताता हूँ आपको। कानून कैसे बनता है, हैं? अगर लिखना नहीं है, एक बार समझना। अगर मैं आपको कानून के बारे में बात बताऊँ, तो आपको पता है सर कानून तो हमारी संसद बनाती है ना? और संसद में कौन-कौन आता है? संसद में हमारी लोकसभा आती है, हमारी लोकसभा आती है, हमारी राज्यसभा आती है, लिखना नहीं है बेटा एक बार, राज्यसभा आता है और हमारा राष्ट्रपति आता है। यही आता है? बिल्कुल साहब यही संसद में आते हैं। आर्टिकल 79 में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब अगर कोई कानून बनाना है, तो कानून को कानून बनने से पहले वो एक बिल रहता है वो बिल बनता है ना? बिल में पूरा प्रपोज़ल तैयार किया जाता है उसमें। जैसे मान के चलो कोई भी कानून बनाना है हमारे देश के अंतर्गत कि भाई साहब अगर पेपर आउट होगा, तो पेपर आउट करने वाले को 20 साल की सज़ा मिलेगी, 5 करोड़ का जुर्माना दिया जाएगा, है ना? और कभी उसको बेल नहीं मिलेगी, कॉग्निजेबल आपका ये अपराध होगा, असंज्ञेय अपराध होगा कि आपको एक बार अरेस्ट कर लिया तो फिर आपको छोड़ा ही नहीं जाएगा। इस प्रकार से हमने पूरा प्रपोज़ल तैयार कर लिया। वो प्रपोज़ल तैयार करने के बाद में हमारे संसद के ये 2 सदन हैं, है ना? सदन 2 होते हैं। इन दोनों सदनों में हमें पास करवाना है, दोनों में। और पहले हम इसमें भी रख सकते हैं या पहले इसमें रख सकते हैं, या पहले इसमें रखा तो बाद में ये हो जाएगा। या दोनों सदनों से पास होता है वो। पास होने का मतलब है कि जितने सदस्य होते हैं, उनके आधे से ज़्यादा उसके पक्ष में है। भाई टोटल 100 सदस्य हैं, तो उनमें से 50 प्लस 1 ने अगर बोल दिया, हाँ जी, मामला ठीक है, तो वो पास हो गया। लेकिन ऐसा सब में नहीं होता है, लेकिन साधारण विधेयक में ऐसा ही होता है। वैसे ही राज्यसभा में। अब दोनों सदनों में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जैसे ही हस्ताक्षर कर देता है, तो वो कानून है, पास हो जाता है और कानून बन जाता है वो। विधेयक से कानून बन जाता है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करते ही। ठीक है साहब। फिर आता है कि मान लो सर, लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा के अंतर्गत पास नहीं हुआ। क्या उस कंडीशन के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जाएगा? नहीं। या मान लो राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हुआ। क्या राष्ट्रपति के पास जाएगा? नहीं। भाई राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। अच्छा जी? हाँ जी साहब। मान लो सर लोकसभा, राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो होते हैं उसके, उनका प्रयोग कर सकता है। और आगे और लिखाऊँगा मैं आर्टिकल 200 के अंतर्गत। 200 में तो राज्यपाल का लिखाऊँगा, इन्हीं का लिखाऊँगा आगे मैं। ठीक है। अब मान के चलो कि सर हमारे देश के अंतर्गत अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सत्र नहीं चल रहा है, सेशन नहीं चल रहा है और हमें किसी कानून की आवश्यकता है, तब हम क्या करेंगे? जो मैंने आपको कोविड काल का एग्जाम्पल देकर के बताया कि कोरोना के अंतर्गत ना तो लोकसभा का सेशन चल रहा था, ना राज्यसभा का सेशन चल रहा था और उस कंडीशन में हमें कानून की आवश्यकता पड़ी भाई साहब। तो हमने क्या किया? हमने राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा दिया। यानी वो एक प्रकार का कानून ही है, लेकिन इसका नाम हमने अध्यादेश कर दिया मेरे प्यारे डियर। क्या किया? नाम अध्यादेश कर दिया। और अध्यादेश के बारे में ये सब चीज़ें मैंने लिखा दी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मान के चलो लोकसभा सेशन 70 में है, राज्यसभा 70 में नहीं है, तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। या राज्यसभा 70 में है, लोकसभा नहीं है, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर दोनों में से कोई एक सदन सेशन में है ना, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, या दोनों सदन सेशन में नहीं है, तो भी अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन दोनों सत्र अगर अध्यादेश में है सदन, तब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है? लो साहब, अब मैं थोड़े कमेंट पढ़ लेता हूँ। नहीं, संविधान संशोधन में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे बच्चे। ये आर्टिकल 368 पढ़ाऊँगा मैं, वहाँ बातें करूँगा आप लोगों से। अगर कानून ज़रूरी है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, सुमन बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति कर सकता है, शाबाश सर, एक टाइम टेबल बना दो, दीपक की बनाएँगे बेटा। अगर लोकसभा और राज्यसभा नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों सदनों में पास होना अरे नहीं, नहीं रितु कुमावत, गलत पढ़ लिया बेटा जी आपने। अगर लोकसभा, राज्यसभा
70 में नहीं है ना, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगर ये दोनों 70 में होते ना, तो फिर कानून बन जाता। ये दोनों मिलकर के कानून बना देते हैं। ठीक है रानी, पूरा बता दिया मैंने इसी को एक बार। नेत्रा जी लेट हो गई, हिस्ट्री क्लास कब चालू होगी? जल्दी हो जाएगी आप लोगों की। कर सकता है ये क्योंकि अध्यादेश जारी कर रहा है, ना कि कानून बना रहा है। कानून बनाएंगे तब दोनों सदनों का होना है। बहुत बढ़िया मोनिका, शाबाश। सर मेरी बात का जवाब दो। अब मोनिका नुनावत क्या पूछ रहे हैं आप? मधु नुनावत, मधु नैनावत क्या पूछ रही है बालिका? कोई ना जी, सलमा लेट हो गई है कि सर एग्जाम डेट आएगा पड़ेगा क्या? आगे नहीं बढ़ेगी, एग्जाम तो वही होगी बेटा। सर 6 सप्ताह होता, हाँ 6 सप्ताह तो लिखा मैंने, 6 माह लिख, 6 सप्ताह लिखा ना, ये रहा से 6 सप्ताह तक इसकी वैधता रहेगी दोस्तों। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अध्यादेश में किसी को कुछ डाउट नहीं है? अध्यादेश का अर्थ अध्यादेश ही होता है, ऑर्डिनेंस कहते हैं इसको, है ना। अध्यादेश का नाम ही अध्यादेश है मेरे प्यारे बच्चे। पूनम बेटा, अध्यादेश का नाम अध्यादेश है, जैसे आपका नाम पूनम है ना, वैसे इसका नाम है ये अध्यादेश। हमने एक ऑर्डिनेंस नाम दिया अध्यादेश जारी करना, मतलब इसको पूर्णतः कानून हम नहीं बोल सकते, लेकिन जितना पावर संसद के द्वारा बनाए हुए कानून की होती है उतनी इसकी होती है मेरे प्यारे डियर। मैं देख लूंगा मधु, मैं देख लूंगा, आज देख लूंगा। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं देख पाया था भाई। आज मैं आप सब लोगों के जो मैसेज है वो देख लूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चले आगे। आगे आ जाओ, आगे लिखो आप न्यायिक शक्तियां इसमें। आगे लिखो इसमें आप न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां के साथ राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां होती है ना। न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां होती है। जैसे एक शक्ति तो हम आर्टिकल 49 में पढ़ते हैं हम लोग, अ, है ना। आर्टिकल आर्टिकल 50 में पढ़ते हैं, 49 में नहीं, कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका व न्यायपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण यानी कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेगी। मैं जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहा था तब इनको बहुत विस्तार से समझाया था। मेरे हिसाब से अब दोबारा आपको ऐसे सब दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल साहब। दोनों सदनों में से एक सदन ना हो तब क्या? अरे तो बेटा यही तो बता रहा हूं मैं, दोनों सदनों में से एक सदन सत्र में ना है तभी तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है बेटा। अगर दोनों सदन सत्र में होगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी क्यों करेगा मेरे गुलाब? है ना, समझे? ठीक है जी साहब। तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे गए, आर्टिकल 72। इसमें आती है इसकी क्षमादान की शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, ऐसे लिखो, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। क्षमादान की शक्तियां, लो जी साहब। क्षमादान का मतलब क्या होता है? माफ करना किसी को। क्षमा का मतलब क्या होता है? माफ करना किसी को। आप कोई गलती कर देते हो, मैं कोई गलती कर देता हूँ, कोई और कोई गलती कर देता है तो हम सॉरी मांग लेते हैं। मांगते हैं ना। जैसे कई बार तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम मोबाइल ज्यादा चला लेते हो तो पिताजी डांटते हैं, और फिर पिताजी आपको डांटते तो आप बोलते सॉरी पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो पापा बोलते ठीक है बेटा, माफ किया, लेकिन आगे ध्यान रखना, पढ़ाई करो। या कई बार और बदमाशी करते हो तो पापा दो चार थप्पड़ भी लगाते थे। अब तो आप बड़े हो गए शायद, आप तो नहीं लगाते, लेकिन छोटे बचपन में तो लगाते थे। अब तो केवल डांटने से ही काम हो जाता है। कहा करते हैं ना कि बेटे के, जब पिता की चप्पल जूती पैर में आने लगती है तो फिर पिताजी है वो बच्चे को या बेटे को डांटता नहीं है। ऐसा हमारी तरफ बोलते हैं, है ना। मारवाड़ी भाषा कमाए बोला कर मखाली कमाए ने के बेटा के बाप की जूती अब लाग जावा पच बाप बेटा के कने ज्यादा ध्यान दे को नहीं, बेटो समझदार हो जावा है। तो यहाँ पर यह है कि भैया राष्ट्रपति के समाधान करने का मतलब है कि माफ करना किसी को। और ये माफ करने की जो शक्तियां होती हैं, ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार की है? ये 5 प्रकार की है मेरे प्यारे डियर। जैसे एक तो होता है क्षमा करना, है ना। एक तो होता है क्षमा करना मेरे प्यारे डियर, क्षमा करना। क्षमा करना का मतलब होता है पूर्णतः माफी, है ना। पूर्णतः माफी, पूर्णतः माफी मेरे प्यारे बच्चों। पूर्णतः माफी का मतलब क्या हुआ? हम्म?
पूर्णतः माफ़ी का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कि मान के चलो कोई ए नाम का व्यक्ति है ना? ए नाम का व्यक्ति है, समझना एक बार आप लोग। ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन किसी कारणवश ये कोई मज़ाक कर रहे थे, आपस में खेल रहे थे, ये जो भी कर रहे थे, गलती से मान लो बी की है हत्या हो जाती है, बी का मौत हो जाती है इसकी, इसकी मौत हो जाती है और ए इसको जानबूझ करके नहीं मारता है। ए की छवि बहुत अच्छी है, बहुत सीधा आदमी है, बी भी बहुत अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा साथ-साथ रहते हैं। लेकिन एक की वजह से बी की मान लो मौत हो गई और भैया कोर्ट ने इसको सज़ा सुना दी और कोर्ट ने इसको भैया 10 साल की सज़ा सुना दी कि साहब तुम्हें 10 साल की सज़ा है। तो ये ए आदमी राष्ट्रपति के पास अपनी क्षमा याचिका दायर कर सकता है कि साहब मैं ए और बी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, केवल मज़ाक में ऐसा हुआ। मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। है ना? 1 मिनट के लिए। हाँ जी साहब, ठीक है? हाँ, बात करेंगे सबके बारे में, एक-एक के बारे में बात करेंगे। तो भैया ये राष्ट्रपति के पास जा सकता है और राष्ट्रपति इसको माफ़ कर सकता है। वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति चाहे तो माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो नहीं माफ़ कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है और ये राष्ट्रपति की अपनी शक्तियाँ होती हैं मेरे प्यारे डियर, है ना? ठीक है साहब। 2 नंबर पे लिखो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत आप प्रविलंबन, है ना? 2 नंबर पे लिखो आप प्रविलंबन। प्रविलंबन मेरे प्यारे बच्चों। ये नाम है ना? अब आप मत सोचना कि जैसे प्रविलंबन क्या होता है? एक पॉलिटी की भाषा के अंदर ये शब्द दिया गया है और प्रविलंबन शब्द का होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सज़ा पे अस्थायी रोक। क्या? सज़ा पे अस्थायी रोक। सज़ा पर अस्थायी रोक। अस्थायी रोक। अस्थायी रोक का मतलब क्या होता है? हुँ, अस्थायी रोग का मतलब क्या होता है? मान के चलो प्यारे बच्चों कोई गर्भवती महिला है ना? समझना एक बार आप लोग कि मान के चलो कोई गर्भवती महिला है ना? ये एक प्रेग्नेंट लड़की महिला है, गर्भवती महिला है एक, है ना? गर्भवती महिला है एक ये, ठीक है साहब। अब इस गर्भवती महिला ने कोई अपराध कर दिया, मान लो इसने किसी की हत्या कर दी, इसने किसी की हत्या कर दी और कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा सुना दी, कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा सुना दी। ठीक है? तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति इसकी जो ये मौत की सज़ा है ना, इसको अस्थायी तरीके से रोक सकता है। अस्थायी मतलब ऐसा नहीं कि भई सर 2 महीने रोकेगा, 6 महीने रोकेगा, कितने महीने रोकेगा। वो कितने समय तक रोक सकता है कि भाई ये माँ बन गई, बच्चे को जन्म दे दिया, बच्चा बड़ा हो गया, तब इसको फांसी दो या डिलीवरी होते उसको फांसी दो। मतलब जो भी प्रोसेस होगी, उस कंडीशन के अंतर्गत प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति सज़ा के ऊपर रोक लगा सकता है और अस्थायी। वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल कितनी भी रोके हो सकती है मेरे प्यारे डियर। कुछ समय के लिए भी टाल सकता है वो। ठीक है जी? ठीक है साहब। हमारा एक मित्र बोल रहा है हेमराज जी कि दोनों सदनों में से एक सदन 70 में हो तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकता है हेमराज सेन ने यही तो मैंने बताई ना कि जब संसद के दोनों 70 सदन में दोनों सदन 70 में नहीं है या संसद का कोई एक सदन 70 में नहीं है, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब कानून बनता है, तो संसद के दोनों सत्र मिलकर के बनाते हैं, ऐसा नहीं कि एक सत्र बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? चलिएगा साहब। फिर लिखो आप विराम, फिर लिखो आप विराम। विराम का मतलब होता है कि सजा की अवधि व प्रकृति बदलना। सजा की अवधि व प्रकृति बदलना। अवधि व प्रकृति बदलना, प्रकृति बदलना। इसका मतलब क्या हुआ? है इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अवधि बदल दी और प्रकृति बदल बदल दी। मान लो किसी को भाई साहब फांसी की सजा मिली थी,
फांसी वाली तो इसमें नहीं है, कि अवधि कम किया इसमें, है ना? अवधि का मतलब क्या है कि किसी को 20 साल की सजा है, उसको कोई कठोर कारावास दिया गया है कि तुझे काले पानी की सजा मिल रही है भैया। तो राष्ट्रपति के पास पावर है, वो 20 साल से लेकर के 18 साल कर सकता है और काले पानी की सजा को साधारण सजा कर सकता है। यानी सजा की वो प्रकृति बदल देगा दोस्तों। ध्यान रखना, विराम में सजा की अवधि और प्रकृति दोनों बदल रही है मेरे प्यारे बच्चों। जबकि हम परिहार की बात करें, उसमें केवल सजा की अवधि कम होती है। जबकि मैं परिहार की बात करूं तो सजा की अवधि कम होती है। सजा की अवधि को कम कर सकता है ये, अवधि को कम मेरे प्यारे डियर। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं आपको संजय दत्त का। संजय दत्त को मेरे प्यारे बच्चों 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के अंतर्गत सजा हुई थी, है ना? संजय दत्त को तो उसको 6 साल की सजा मिली थी उसमें। 6 साल की सजा मिली तो वो कुछ सजा तो पहले काट लेती उसने, 2 साल की आई थिंक, 2 साल की या 1 साल की सजा तो पहले काट लेती उसने। लेकिन जब उसको फाइनल सजा हो रही थी ना, उसने 4 साल की सजा दोबारा काटी थी। उस समय जब वो जेल में था तो उन्होंने राष्ट्रपति से परिहार के तहत वो अपना लेटर लिखा था, 6 माह की सजा उसकी माफ हुई थी। कितनी? 6 माह की सजा जो है उसको मेरे प्यारे बच्चों माफ किया था, किसके तहत? परिहार के तहत मेरे प्यारे डियर। फिर आता है लघुकरण। फिर आता है लघुकरण। लघुकरण में आता है सजा की प्रकृति बदलना। सजा की प्रकृति बदलना। प्रकृति बदलना। प्रकृति बदलना मेरे प्यारे डियर। लो जी साहब, सजा की प्रकृति बदलने का मतलब क्या हुआ? कि भाई किसी को भैया उम्र कैद है या किसी को फांसी है, तो फांसी वाले को क्या कर देगा? या आजीवन कारावास कर देगा। भाई आजीवन कारावास कर देगा मेरे दोस्त। प्रकृति का मतलब क्या? भाई किसी को गले पे लटका रहे हो, तुम फांसी लटका रहे हो, तो ये बोला कि तुम फांसी मत लटकाओ, तुम आजीवन कारावास रहो, तुम जीवन भर, जीवन पर्यंत तुम जेल के अंतर्गत सड़ो, है ना? तो ये पांचों मैंने आप लोगों को लिखा दी है। अब इनमें से किसी को कुछ पूछना है, कोई भी बच्चे को, तो वो पूछ सकता है। राम सिंह बोला क्यों हुई थी? राम सिंह बेटा, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगे थे कि जब 1993 में मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुए थे, तो उस समय उनके पास हथियार मिले थे मेरे प्यारे डियर, है ना? उनके पास हथियार मिले थे, तो उस वजह से। हाँ, टाडा एक्ट लगा था। हाँ, हाँ, टाडा एक्ट लगा था संजय दत्त के ऊपर, उसके ऊपर वो आतंकवादी वाला एक्ट लगा था कि भाई आपने हथियार है, वो गैर कानूनी तरीके से हथियार रखे हैं अपने पास, इसलिए मेरे दोस्त। बताओ जी, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है ना? फिर आगे चलते हैं। राम सिंह, इंदू, नेत्रा, आरुषि, क्षमादान की पावर का पूरा राइट राष्ट्रपति के पास, उसको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है। देखो इसके ऊपर कई बार विवाद हुआ है ना? कई बार विवाद हुआ है कि ये जो पावर है, क्या ये राष्ट्रपति का सर्वविवेकीय पावर है, या उसको मेरे प्यारे बच्चों मंत्रिपरिषद से पूछना पड़ता है। तो अमूमन इसमें यही बोला गया है कि राष्ट्रपति की ये सर्वविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत ही आता है, मतलब सर्वविवेकीय शक्तियों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति ये अपनी मर्जी से फैसला लेता है ना? उम्र कैद और आजीवन कारावास, मेरा दोस्त अमित, उम्र कैद जो होती है वो 14 साल की होती है, और आजीवन का मतलब जब तक तुम जीवन पर्यंत हो जेल में ही सड़ोगे तुम। एक बार पहला वाला बता दूं। पहला वाला क्षमा करना, पूर्णतः माफी करना, पूरा माफ कर दिया कि जा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। प्रविलंबन का मतलब होता है सजा पर अस्थायी रोक, कि कोई गर्भवती महिला है ना? भाई कोई गर्भवती महिला है तो उस कंडीशन में उसकी सजा की प्रकृति बदली जा सकती है। जैसे अभी एक ताजा मामला आया अपना, हालांकि वो यहाँ पे नहीं पहुंचा था, मुस्कान का। जो मुस्कान लड़की थी ना, नीले ड्रम में उन्होंने अपने पति को काट के बंद किया था, मार के बंद किया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ साथ उत्तराखंड घूमने गई थी। उसको भी जब सजा हुई थी, जेल में रही थी, वो तो प्रेग्नेंट है वो। तो फिर उसकी सुनवाई के ऊपर अस्थायी रोक लग गई। हालांकि सजा पे नहीं लगी, उसकी सुनवाई पे लगी है कि जब तक वो मां नहीं बनेगी तब तक वो एक बार जेल में रहेगी, हियरिंग वगैरह नहीं होगी उसकी केस के ऊपर, उसके बाद में जो भी सजा वगैरह है वो बाद में होगी। हाँ सर, आजकल सब रखते हैं, उनको को नहीं पकड़ते हैं। हथियार क्या बेटा, देखो जो गैर कानूनी तरीके से हथियार रखते हैं उनको तो पकड़ा जाएगा तो डियर। दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन बताया जाता है सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा हुआ है जब किसी को पूरी तरह माफ कर दिया गया हो।
हाँ, हो जाता है कई बार। आजीवन का मतलब 20 साल की सज़ा होती है, ऐसा सुना है। नहीं, गलत सुना आपने राम सिंह। देखो फिर क्या होता है मैं बताऊँ, जैसे कि मेरे गाँव का ही लड़का था, मैं आपको कहानी बताऊँ। उसको 2007 में सज़ा हुई थी आई थिंक, हाँ, 2007 में उसको सज़ा हुई थी। उसको आजीवन कारावास हुआ था। कोई उसका अपहरण, मर्डर का कुछ ऐसा केस था। तो 2007 में उसको आजीवन कारावास हुआ। तो वो 2020 तक, कोविड तक जेल में रहा। और 2007 से 2020 लगभग 13-14 साल हो गई। उन 13-14 सालों में उसका आचरण जेल में अच्छा रहा। आचरण अच्छा का मतलब है वो जेल के अंदर किसी भी प्रकार से लोगों को परेशान नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है अपना काम। काम तो क्या होगा जेल के अंतर्गत? भाई सज़ा भुगत रहा है वो, अपनी सीधी-सी बात है। ठीक है। तो फिर क्या करता है, कोर्ट उनको ना रिलैक्सेशन दे देता है कि ऐसे लोग जो पिछले 10-15 सालों से जेल में बंद है और अब वो किसी प्रकार से गलत काम या जेल में लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं। तो एक स्माइल योजना है, कुछ ऐसा, मैं नाम तो मिस कर रहा हूँ उसका, एक ऐसी योजना के तहत उन कैदियों को थोड़ी-सी ढिलाई बरती जाती है कि उनको दिन-दिन में छूट दे दी जाती है कि भाई तुम सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बाहर रह सकते हो। प्रारंभ में छूट नहीं देते वो, प्रारंभ में किसी पेट्रोल पंप पे लगाते हैं जो उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में हो। वहाँ उनको 5-10 हज़ार रुपए महीने की सैलरी भी मिलती है कि तुम किसी पेट्रोल पंप पे तेल डाल सकते हो और कोई तुम्हारे अंदर कला है तो तुम वो काम कर सकते हो। इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो की जा सकती है। लेकिन वो जो था मेरे गाँव का, मैं बता रहा हूँ, उसको साल भर ऐसे ढील मिली, 2021 में वो फरार हो गया। अगर वो फरार नहीं होता, अब पता नहीं वो कहाँ है अभी। अगर वो फरार नहीं होता, तो अब तक उसको जो सज़ा है वो माफ़ हो जाती। माफ़ होने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई जाओ तुम कहीं रहो। सुबह शाम उसको अपने नज़दीकी थाने में अपने रिपोर्टिंग हस्ताक्षर करने होते हैं। एक दिन सुबह जाओ, एक बार शाम का जाओ। दिन में 2 टाइम उसको अपने थाने में जाना पड़ता है। बाकी कहीं घूमो, वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है ना? ठीक है साहब। आगे इसी में अगर मैं न्यायिक शक्तियों में बात करूँ, तो आपको पता होगा आर्टिकल 124 के तहत जजों की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति, लो जी साहब, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति, आर्टिकल 217 आ जाएगा। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चों, है ना? ये किसके पास पावर है? ये राष्ट्रपति के पास पावर है दोस्तों, है ना? आर्टिकल आप लोगों को मैंने लिखा रखा है, पहले भी लिखाया हुआ है इनके बारे में। ठीक है जी? बिल्कुल साहब। 217। अच्छा, एक चीज़ आर्टिकल और याद रखना है इसमें आपको, हालाँकि वो आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 222 में लिख लो आप, हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण, जजों का स्थानांतरण, है ना? ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे अपने राजस्थान हाई कोर्ट का कोई भी जज होगा ना, उसका ट्रांसफर करने का पावर हमारे राजस्थान के राज्यपाल के पास नहीं होता है, इन्हीं के पास होता है ना? उन्हीं के पास होता है मेरे प्यारे बच्चों। सुप्रीम कोर्ट का सदस्य कितने होते हैं? सदस्य नहीं होते बेटा, सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं। दीपक जायसवाल, सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं मेरे भाई, और 33 प्लस 1, 1 प्लस 33 बोल सकते हैं हम लोग। 1 यानी एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज है, 33 अन्य जज है, वो वहाँ बातें करेंगे हम लोग। ठीक है? आगे आ जाओ। इनके बीच के आर्टिकल, बेटा ये शक्तियाँ चल रही है। आपने पहले देखा ना, मैं पहले आपको आर्टिकल 79 पढ़ाया पढ़ाया, उसके बाद में 85 पढ़ाया मैंने आप लोगों को, 108 पढ़ाया। तो ये अलग-अलग पावर्स होते हैं, अलग-अलग जगह होते हैं। बाकी बीच वाले भी पढ़ाएँगे, घबराओ मत, आपको सब पढ़ाएँगे। भाई सब पढ़ाएँगे। हर चीज़ क्रमशः नहीं चलती है, भाई क्रमशः नहीं चलती है, एक-दूसरे से जो जुड़े हुई चीज़ें हैं ना, वैसे-वैसे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। अब छोटी-छोटी है सब लोग, है ना? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले जैसे धन विधेयक आता है, तो धन विधेयक की बात तो हम संसद में करेंगे। आर्टिकल 110 के तहत 9 और 10 आता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक पेश किया जाता है। यहाँ इतना ही लिख लो एक बार आप लोग, है ना? आर्टिकल
109 और 110 दोनों एक साथ लिख लेना है ना। अब दोनों में आप बोलोगे सर दोनों एक साथ कैसे, चलो 110 ही लिख लो। आर्टिकल 109 में तो धन विधेयक की प्रक्रिया और 110 में धन विधेयक पेश किया जाता है। डिटेल से हम संसद में पढ़ेंगे, यहाँ तो केवल इतना ही देखेंगे कि ये राष्ट्रपति का पावर है, यहाँ पे है ना, वित्तीय शक्तियों में आता है। इतना लिख लो इसमें कि धन विधेयक विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति 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 से पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। लो जी साहब, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, इसका मतलब क्या होता है कि धन विधेयक जब भी हमारी लोकसभा में पेश किया जाएगा तो पहले राष्ट्रपति को पूछा जाएगा, और इसीलिए धन विधेयक राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता, और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अभी नहीं लिखना है आप लोगों को, आगे पढ़ेंगे वही लिखेंगे प्यारे बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो परीक्षा के अंतर्गत बहुत बार पूछा गया है, आर्टिकल 112 है ना। आर्टिकल 112 मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलता है क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के नाम से नाम से नाम से प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाएगा, वित्तीय विवरण पेश किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या बोला कि राष्ट्रपति के नाम से प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या होता है ये वार्षिक वित्तीय विवरण? अरे अगर मैं आपको पूछूं कि भैया वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बजट। इंदु कलावत ने बताया बिल्कुल, राष्ट्रपति के पास एक बार ही याचिका दायर करते हैं सर एक बार टाइम टेबल के बारे में थोड़ा मोटिवेट कर दो सौरभ, कल करो 1 बजे वाले 2 बजे वाले क्लास में कर लेंगे हम लोग। आर्टिकल 143 नहीं आएगा क्या? अरे 143 तो रह गया, बिल्कुल बिल्कुल इंदु, आर्टिकल 143 और लिखो भाई, है ना। हालांकि वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। बिल्कुल मेरे पैराडी ने एकदम सही याद दिलाया है, बहुत बढ़िया। देखो आर्टिकल 143 में लिखो कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सहायता मांग सकता है। कानूनी सहायता नहीं, कानूनी सलाह मांग सकता है। लो जी साहब, आप एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे, जो ये राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांगता है ना, अब सर्वोच्च न्यायालय के लिए जरूरी नहीं कि वो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे। पहली चीज तो वो सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा के ऊपर है, उसकी इच्छा हुई तो देगा, इच्छा नहीं हुई तो नहीं देगा। लेकिन अगर हमारे संविधान की व्याख्या करने से संबंधित कोई मामला हुआ, उस कंडीशन में उसको सलाह देना कंपलसरी है, पहली चीज। दूसरा, जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सलाह राष्ट्रपति को दी गई है, वो सलाह राष्ट्रपति मानेगा या नहीं मानेगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति की इच्छा हुई तो उसकी दी गई सलाह को मान सकता है, इच्छा नहीं हुई तो वो सलाह नहीं मानेगा मेरे दोस्त। लो जी साहब, अब देखो एक शब्द आया है यहाँ पे, वार्षिक वित्तीय विवरण। अमूमन जब वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का नाम आता है तो हम थोड़ा सा से डगमगा जाते हैं कि यार ये क्या आ गया है, हमने तो कभी नाम सुना ही नहीं है, हमने तो कभी नाम सुना ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नाम में बताऊं मैं आपको, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसको बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बजट मेरे प्यारे डियर। हर साल राष्ट्रपति के नाम से ही बजट पेश किया जाता है। बजट पेश कौन करता है? अपना वित्त मंत्री करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से पेश करता है। एक चीज का ध्यान रखना, कान खोल के सुना, भारत के संविधान में कहीं पर भी, दोबारा सुना, भारत के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है,
यूपीएसआई में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अनुच्छेद 112 के तहत या अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया। बच्चे सब ने हाँ जी साहब, हाँ जी साहब, हाँ जी साहब। नहीं, जैसे मैंने आपको लिखाया था जब मैं आर्टिकल 17 पढ़ा रहा था कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनटचेबिलिटी शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। आगे हम माइनॉरिटी पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक शब्द को भी हमारे संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है कि क्या होता है अल्पसंख्यक, प्यारे बच्चों, है ना। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के नाम से ही मेरे प्यारे बच्चों पेश किया जाता है। ठीक है, बाकी एक दो लाइन और है इसके अंतर्गत। 267 के तहत आकस्मिक निधि आती है अपनी संचित निधि, और 280 के तहत मेरे प्यारे बच्चों वित्त आयोग होगा, उसके बारे में बातें कर लेंगे। और कल अपना राष्ट्रपति टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ फैक्ट है वो भी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसा रहा आज का प्यारा सा सेशन, एक बार फटाफट से बता दो, देखिए मुझे एक बार फटाफट से बता दो आज का ये प्यारा सा सेशन कैसा रहा। मजा आया आपको पढ़ने में? आज बड़ा एक कॉन्सेप्ट था अध्यादेश वाला आप लोगों के लिए, और समाधान करने वाला। बहुत बढ़िया, पृथ्वी पटेल बता रही कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, शाबाश मेरे प्यारे डियर। बजट 3 वाचन में, हाँ बताएंगे। मुस्कान कुमारी, बजट जो होता है वो 3 वाचन में, कोई भी कानून होते हैं उसके 3 वाचन होते हैं, वो संसद में बात करेंगे हम लोग। पेश क्या होता है? पेश का मतलब रखना प्यारे डियर, पेश का मतलब रखना मेरे प्यारे डियर। ठीक है, अरे वाह मेरे प्यारे दोस्तों, चलो तो फिर चलते हैं, है ना। कल मिलूंगा और शाम को दोपहर 2 बजे भी मिलते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।